Okay, friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator for webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee as well as CHS members. The website has very simple language articles, draft of application, acts, rules, etc. It has webinar videos and more is being added as and when time permits. I also invite you to join my Housing Society WhatsApp group on number 9820174108. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Questions in very brief may be typed in the chat box, which will be answered first. Questions only relating to today's topic will be taken up and other questions will be ignored. We are going to be speaking on inspection of the society affairs that is covered under section 89A of the MCAs Act. For your information, when you make this application under section 89A, you have to affix 100 rupees court stamp fee under rule 86 of the MCA's rules. I'll give you a 1-minute background on actually what is 89A. 89A वो चीज़ है जिसमें रजिस्ट्रार सोसाइटी का रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, वर्किंग वगैरह का इंस्पेक्शन कर सकता है और वो ये देख सकता है कि सोसाइटी कानून का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। सारे रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स प्रॉपरली रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं और जो सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस प्रिंसिपल्स इन द सेंस नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, कोई ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर रही है, मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स वगैरह सारे ठीक से लिख रही है नहीं लिख रही है, एजीएम वगैरह प्रॉपरली कंडक्ट कर रही नहीं कर रही है, रिटर्न्स वगैरह जो है फाइल कर रही है नहीं। रिटर्न्स का मतलब जैसे मैनेजिंग एजीएम के मिनट्स है, बैलेंस शीट्स, ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स हैं वगैरह वगैरह। इन अदर वर्ड्स नथिंग इज एग्जेम्प्टेड, कोई भी चीज छूटी नहीं है इस 89A के इंस्पेक्शन से। टिपिकली ये इंस्पेक्शन सरकार अपने खुद के पैसे से करती है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्ट्रार। पर 90% ऑफ द टाइम the registrar does not levy any charges on the applicant, मतलब जो अप्लाई करता है इंस्पेक्शन के लिए उसके ऊपर भी कोई चार्जेस नहीं होता है और ना तो कोई सोसाइटी के ऊपर भी कोई चार्जेस होता है। एक महत्वपूर्ण चीज ऐसी भी है कि ये इंस्पेक्शन कोई भी करा सकता है, कोई भी मतलब आप, मैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उस सोसाइटी के मेंबर हो। बगल के सोसाइटी में रह रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि इस वाली सोसाइटी में ये सारे गड़बड़ी चल रही है, उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह है, तो आप अपना एक अर्जी कर सकते हो और टेल द रजिस्ट्रार कि सर आप सू मोटू अपनी मर्जी से इस चीज का इंस्पेक्शन करो बेस्ड ऑन सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स। आज के हमारे स्पीकर हैं एक्टिविस्ट नैमेश ब्रह्मभट्ट, जो गोरेगांव के एक सोसाइटी में रहते, गोरेगांव ईस्ट के सोसाइटी में। उन्होंने अपने सोसाइटी में 89A का इंस्पेक्शन कराया। नैमिश हमारे साथ पहले भी वेबिनार कर चुके हैं एज ए स्पीकर। उन्होंने अपना उस समय का तजुर्बा किया। आज वो तजुर्बा बताएंगे कि 89A के इंस्पेक्शन के बाद में क्या क्या हुआ और सोसाइटी कैसे उनके साथ में बिहेव कर रही है, रजिस्ट्रार उनके साथ में कैसे बिहेव कर रहा है, कितने डॉक्यूमेंट मिले कितने नहीं मिले वगैरह वगैरह, और उनका एक्सपीरियंस क्या क्या रहा और सोसाइटी के साथ में और रजिस्ट्रार के साथ में कितनी क्या स्ट्रगल करनी पड़ रही है। मिस्टर नैमेश, आपका स्वागत है। प्लीज प्रोसीड एंड शेयर योर गुड और बैड एक्सपीरियंसेस विद आवर फ्रेंड्स। थैंक यू सर।
Thank you. Mr. Namesh, please First of proceed. all, first of all, everyone, good evening. Uh, ये यात्रा थोड़ी कठिन तो है, पर करनी पड़ती है। और मैंने कोशिश की है कि मैं सबके लिए, भले के लिए लड़ूं। सोसाइटी के अंदर कोई भी, सब गुड नोट्स में आना चाहते हैं, या कुछ डरते हैं, या कुछ तो है। जैसे हमारी सोसाइटी में मैं कहूँ तो 101% डराते हैं, और मैं डरा नहीं। मेरा मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरू हुआ। आज उस कंपाउंड इंटरेस्ट को ये मान नहीं रहे हैं, मगर लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तो बता ही देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो इस बेस पे उसके बाद मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें मांगी। मैंने कहा कि जो हमारी इनकम है, इसका हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप मुझे दीजिए। तो उसका मुझे आप ब्यौरा दो कि भाई पैसा कहाँ जाता है। ये यहाँ पर उनको थोड़ा लग गया, तो इन्होंने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया, प्यार से धमकियां, कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहे। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व हो गया मैटर, और आपको रिलीफ भी मिल गया है। तो मैं बोला, मुझ पर एहसान नहीं किया आपने, रिलीफ दिया तो जो भी आपने किया है आपको बाय लॉज के हिसाब से करना है। 72 है, क्या बताता है, इंटरेस्ट आप लगाओ, उतना लगाओ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप मुझे कंटिन्यूस हैमर करते गए कि भाई आप ये पैसा देना ही पड़ेगा। आखिर में 1,19,000 उनको कम करना पड़ा। पेमेंट था 1,79,000। आप सोचो, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट था। और इसके बाद मैंने इनसे ये मांगा, हमारे मोबाइल टावर का इनकम है, कहा जाता है हर साल हमारी इनकम इतनी है, हम इतना पैसा देते हैं, तो आप मुझे दीजिए। तो बोला कि आप दूर रहो इस सब चीज़ों से। मैं बोला, ये सोसाइटी किसी का अंडर नहीं है, मैं इसका मालिक हूँ, आप उसके मालिक हो, सब अपने मालिक हैं। 12 जन सोसाइटी को उसी अंदर म्यूजिकल चेयर में खेल रहे हैं, और सोसाइटी चला रहे हैं। आपको ना किसी को आने देना है, ना किसी को जाने देना है। उसी के ग्रुप में यहाँ से संशय पैदा होता है। दूसरी एक बात कि हम लोग ये चैटिंग करते हैं वेबिनार के अंदर। वेबिनार में हम जो चैट करते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स क्या है वो जानने के लिए। मगर जैसे गूगल आजकल एस्पिरिन और ये बीमारी का ये दवाई ये सब बताता है, तो वो पढ़ के हम तुरंत दवाई नहीं ले सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है हमें। तो 89A के लिए मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर जो है लीगल एडवाइजर, प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर। तो हम जब उनके पास जाते हैं तो वो करेक्ट राह दिखाते हैं। मुझे तो मालूम नहीं था 89A क्या है, मैं तो जब चल रहा था। तो जो मेरे लीगल एडवाइजर हैं, नैमेश उन्होंने, जी, मैं इससे, नैमेश जी, सर, सर, नैमेश जी, आपका वॉइस कम आ रहा है, ऐसे लोग मेंबर्स हाँ, बोल रहे अब हैं, तो थोड़ा ओके, सा आपका ना वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिएगा। अभी करेक्ट है सर? नहीं सर, आ रही है आपकी अभी? काफी लो है, या तो माइक्रोफोन ठीक से रखिए। या कुछ बोलिए सर। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस यस, नाउ ओके। या सो मैं अपने लीगल एडवाइजर के पास गया। सो एंड सो से मुझे उनका रेफरेंस मिला। इससे पहले मैं बहुत एडवोकेट के पास गया, पर हमें एडवोकेट के पास जाना ही नहीं है, हमें लीगल एडवाइजर चाहिए। सो मैं जब लीगल एडवाइजर के पास गया, तो उन्होंने मुझे बहुत ही ओपनली बोला कि आपको मेंटल हैरेसमेंट होगा, जो आपको लेना नहीं है। आपको इसमें कोई फायदा नहीं होगा, पैसे का तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। सोचो। दूसरा, तीसरी चीज, आप जो करोगे आपने अपनी जेब से खर्चा करना है, या फिर आप कुछ 8-10 मेंबर खड़े कर दो, तो आपका जो भी खर्चा है वो डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा, सर कोई भी नहीं आने को तैयार है, सब पीछे से खड़े हैं, वैसा बोलते हैं। सो ये लीगल एडवाइजर, हम जब बोलते हैं कि वेबिनार में कि मेरा सो एंड सो प्रॉब्लम है, समबडी प्लीज गाइड मी सर, प्लीज गाइड मी सर, प्लीज गाइड। सो ये गाइड गाइड करने से कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्ट पहले एक आइडिया मिल गई, उसके बाद लीगल एडवाइजर से मिलिए, आपका काम बहुत फास्ट होगा। अब मेरा काम क्या फास्ट हुआ, मैं इस पे आता हूँ।
मैंने कहा कि आप मुझे ये सब चीज का अकाउंट दीजिए। ये अकाउंट मांगना मतलब बहुत बड़ा इनके लिए खतरा था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अकाउंट जैसा रखा नहीं। I&J रजिस्टर क्या है, आई डोंट थिंक सो कि उनको पता है। एक रजिस्टर में मीटिंग का सिग्नेचर होता है, वही सिग्नेचर को वो चलाते हैं रेजोल्यूशन पास करने के लिए। कल को तो वो उस सिग्नेचर का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने उनको बताया रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार ने भी सुना ये। अब मेरे कहानी में ये आया कि भाई मैं क्या करूं, तो सर ने बोला कि आप 89A करो। 89A में सारा इंस्पेक्शन आता है, आपको क्या क्या इंस्पेक्शन करना है वो आप बता दो। 5 मुद्दे ही मैंने दिए, मगर उस 5 मुद्दे में 50 चीज कवर हो जाती है। और ये 89A आपका बेस है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमने बेस मजबूत करना है, बाकी का अपने आप फट 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 होते जाएगा। तो 89A में इतना आ गया कि 2019 सितंबर में इसका फर्स्ट टाइम ऑर्डर आया, और जो इंस्पेक्टर को अलॉट किया था, जो अपॉइंट किया था, वो इंस्पेक्टर की कृपा से मेरा काम नहीं हुआ। सोसाइटी को बल मिला, मेरा काम नहीं हुआ। मुझे संशय आया, मुझे ऐसा हुआ कि 2 महीना हो गया है, ये आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है, और राजा मी करतो राजा मी करतो। मैं बोला केवा करना, एवरी टाइम आपने जब भी आप ये करे, अपना रिकॉर्डिंग ऑन रखना है फोन का, जो मुझे सर ने बोला था। तो मुझे डाउट आया कि ये काम नहीं होने वाला है। मैं गया रजिस्ट्रार के पास, ये आदमी को चेंज करो, मुझे नहीं चाहिए, ये काम नहीं कर रहा है। अरे नहीं नहीं कर देगा, हमने बात किया, जो जो पी वार्ड का ऑर्डर बनाने वाला है ना, वो आपको रोकते जाएगा। मैंने बोला नहीं, मैंने आपको बोला मुझे चेंज करना है, मतलब चेंज करना है। मैं गया सर के पास अंदर, तो साथ में वो भी आया था। मी सांगितलं त्यांना की थांबा थोड़ा टाइम, ये करना ते चांगले आहे ऑफिस में। बोला चांगले सब है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरा डिले क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप नहीं, आपको नहीं चाहिए, दूसरे चाहिए। तो मैंने बोला हाँ दूसरा। सेकंड को किया, सेकंड ने थोड़ा स्पीड बढ़ाया। उसके ऊपर सोसाइटी ने क्या किया आप बिलीव नहीं करोगे, एसोल्टेंस के क्रिमिनल ऑफेंस लगा के 3-4 दे दिया, ठोक दिया उसको, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। मैं ये टाइम पे आ रहा हूँ, मुझे निकाल के दो, मैं नहीं जानता, मुझे रजिस्टर चाहिए, ये सारा चीज चाहिए, लौका के दो, तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। और उनका मराठी में बोलना थोड़ा आदत ऐसा है, टोन ऐसा है। और हमारे सोसाइटी में तीनों फीमेल है, रखी गई है फीमेल को, जबकि पहले नहीं थे फीमेल, मगर देखा कि अभी ये सारी चीजें हो रहे तो आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपको क्रिमिनल में खींचना है, सिविल में आप फंसे हुए हैं। अंडर सेक्शन 32 क्या बोलता है कि आपको सारी चीज देनी है, हर मेंबर को देनी है आपको, चाहे वो दूसरे मेंबर का भी मांगे, CHS के लेवल में डिटेल आपको देनी है। नहीं दिया तो क्या है, सबसे पहला 25,000 उनको फाइन है। तो ये सारी चीज उन्होंने नहीं की, तो ये हमारे सेकंड ऑफिसर के ऊपर डाल दिया, 3 ऑफेंस दे दिया लेटर। तो वो बोला कि अभी तो ये किया, क्या करूं। तो सर ने बोला, रजिस्ट्रार ने, यू डू वन थिंग, एक काम करो, तुम्ही त्यांना इथे बोलवा, त्यांचे सारे जितने भी उनके पेपर्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट सारे इधर बुलाओ। आप मानेंगे नहीं, अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को ऑर्डर के बावजूद दिए नहीं गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 89A इतना पावरफुल है कि एक पन्ना खोलते ही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें इस हिसाब से हो रही हैं। आ गया कोविड, कोविड आ गया, उसका बेनिफिट मिल गया इनको। फिर मैंने सब छोड़ दिया, मैं बोला अब तो कुछ होना नहीं, इनकी किस्मत ज्यादा अच्छी है, कितना भागना, इधर करो ये करो, डॉक्यूमेंट बनाओ, इधर करना, सारा कुछ करना पड़ रहा है। उस बीच में मैंने सर को वापस फोन किया, सर मतलब मेरे लीगल एडवाइजर है, सर क्या करूं आगे, ऐसा ऐसा हुआ है। इन्होंने 4 एड्रेस दिए मुझे,
लोकायुक्त, पूना का डिस्ट्रिक्ट, अपना पूना का रजिस्ट्रार, सीएम का एड्रेस, ये सारी चीजें लेटर दो। उसके बाद हमारे सेमिनार से मुझे पता चला कि अपनी सरकार में भी डालो। मैंने ये सब किया, उसके बाद भूल गया। मैंने किया और उसके बाद भूल गया। 3 महीने के बाद, ये अभी कुछ 5वां महीना है, मतलब समझ लो 5 महीने पहले लेटर आया। किसका? तो वो अभी अभी कुछ 2-3 दिन पहले पूछा गया था कि ये उपनिबंधक कौन है, ये हमारे किस काम के आ रहे हैं। तो वो उपनिबंधक थे, वो डिस्ट्रिक्ट के थे मेरे ख्याल से। सो उनको मेरा लेटर गया हुआ था, जो बांद्रा में है। वहां से इनको फोर्सफुली ऑर्डर मिला है कि ये पर्टिकुलर ये जो केस है, ये क्यों इतना टाइम खींच रहा है, 2 तुमने चेंज किए, आज तक काम क्यों नहीं हुआ है। अब इनका सामने से मुझे फोन आ रहा है, ये सर ने जो बताया 89 पावरफुल कितना है, सर ने बताया कि इधर आप लेटर लिखो। तो ये सब हमने करना है और मैंने ये किया। अब सामने से उनका फोन आया कि मैं करता हूँ सर, आप मेरे को दे दो, जो जिसपे एसोल्टेंस का ये लगाया था, क्रिमिनल। मैं बोला अभी तक तो तुमने किया नहीं। करता हूँ, तुम लोग सारे ऑफिसर करता हूँ ही बोलते हो, मगर करते नहीं हो। असली बात बताओ क्या है भाई, ओपनली बोलो। आगे मैं जो परवड़ता है मैं करूंगा, जो मुझे समझता है मैं करूंगा। तो बोले नहीं नहीं मैं करता हूँ, आप तो जानते हो मैं कैसा हूँ, मैं स्ट्रीक हूँ। मैं बोला स्ट्रीक हो, मगर तुम्हारी पुंगी बज गई, उन्होंने बजा दी, उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने उसको हाँ बोला। 1 हफ्ते के अंदर मुझे फिर इंट्यूशन हुआ कि आदमी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि जब मुझे रात को नींद नहीं आती तो समझना कि मैं सच में जा रहा हूँ। तो वो रात की नींद मुझे जो थी, 3 बजे मुझे ऑर्डर मिला कि तू जा सुबह और चेंज कर इसको। मैं गया और वहां पर जाकर मैंने सर को बोला भाई ये नहीं करने वाला, आप चेंज करो। उसने बोला मेरा तबादला हो गया, और वाकई उसका तबादला हो गया। कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वो तबादले के लिए वहां पर चले गए वो। तो अब बोलते हैं, मैंने बोला तुम जब इधर नहीं हो, न्यू बॉम्बे में हो, तो ये केस कैसे हैंडल करोगे। सर ने भी बोला 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर मुझे ऑर्डर का रिपोर्ट चाहिए, सच जे काय है सच तुम्ही आना। तीसरे दिन उसने बोला मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये पावर जो आया 89A का, 89A काय है तुम्हाला माहित आहे का, ऐसा उनको बोला। तुमको 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट देना है। उसने बोला मैं नहीं कर सकता। अब आया तीसरा ऑफिसर। तो तीसरा ऑफिसर जब आया, तब ये काम मेरा स्मूथली 5 महीने से चल रहा है। 2 महीना स्ट्रांगली जा रहा है। इसके अंदर बहुत आगे पीछे आगे चलता जा रहा हूँ। अब ये जो पिछला गया बेस करने में, और अब इनकी हालत जो हो गई कि पहले को हटाया, दूसरे को हटाया, तो ये तो तीसरा लेके आ गया है। तो अब ये तीसरा जो है वो खुद एडवोकेट है। इंस्पेक्टर जो अपॉइंट किया सर ने, वो खुद एडवोकेट है। तो इसके सामने तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इन्होंने उनके सामने मेरे ऊपर वही हथियार यूज किया, वुमन एक्ट का। उसके सामने मुझ पर मारने की कोशिश की और बोला कि तेरे को इधर ही मारूंगी मैं, करके मेरे सेक्रेटरी। तो मैं उनके बाजू में बैठा था, इंस्पेक्टर के बाजू में। तो पूरी सेना लेके वो आ गए उनके, जबकि इसके अंदर तो खाली चेयरमैन चाहिए, अरे सॉरी सेक्रेटरी चाहिए, मैनेजर चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। तो इसके अंदर मैनेजर, चेयरमैन, ट्रेजरर, 3 उसके दूसरे जो भी वर्कर है वो, और चौथा मैनेजर, पूरी सेना लेके आ गए। मीन टाइम मैंने भी एक मीटिंग की, तो ऊपर वाले की दया से कुछ मेंबर्स आ गए मेरे पास। और वो मेंबर्स आ गए, 12 मेंबर्स कुछ हो गए, तो ये डर गए और ये बोल गए कि अगर आ गए तो हमारा तो ऐसा होगा, क्योंकि उनका 16 जन का ही ग्रुप है और हमारे मीटिंग में 20 से ज्यादा आते नहीं है। अब कमिंग टू 89A की इसका ऐसा इफेक्ट हुआ ये थर्ड इंस्पेक्टर के आने से,
कि ये मुझे मारने पे तुले। मैं वहां से उठ गया क्योंकि मुझे सर, वो जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बोला कि आपको शांत रहना है, आपको इसमें सामने जवाब नहीं देना है, जो कुछ है हम जवाब देंगे, आपको जो पूछेंगे आपने हमको बोलना है, आपने इनसे बात नहीं करनी। मैं बोला मुझे तो बात करनी ही नहीं है, मगर इस बात को हटाने के लिए ये कर रहे हैं। अब इनके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी चीजें लाते गए। ये नहीं सोच रहे हैं कि इसमें वही फंस रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब गलत काम कर रहे हैं आप। तो बोले इसके पैसा मांगा, हमने दे दिया, हाथ पैर जोड़े, ये मतलब मेरी बुराई करना शुरू कर दिया। इसमें बुराई नहीं चलती है, इसके अंदर जो चलता है तुम सही डॉक्यूमेंट दिखाओ। 89A इतना पावरफुल है कि एक बार इसके अंदर सही, देखो, सही इंस्पेक्टर मिलना, सर तो ऑर्डर कर देंगे, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप तो जानते हो कि आज का दौर एनवलप का दौर है और इसमें हमें फाइट करना है। सर मतलब रजिस्ट्रार साहब ने क्या बोला, डीवाई ने, मैंने बोला सर इसके साथ दूसरा कुछ भी जो स्ट्रांग है मुझे वो लगाना है, क्योंकि इनका तलिए से मुझे साफ करना है, ऊपर सब गंदगी है, नीचे का पकड़ना है मेन। तो बोले कि 89A इतना जल्दी बंद नहीं होगा। 89A को छोटा मत समझो तुम। 89A जो है, डिससेटिस्फेक्शन अगर मेरा है, मेरे ऊपर ही है, ये उनका नहीं है। उनका एक मिस्टेक आ गया मतलब उनकी 100 मिस्टेक हो गई। दे आर इन टू ब्रैकेट आ गए उनके अंदर। मगर आप इसमें सेटिस्फाई हो कि नहीं, नहीं तो फिर दूसरी तरह से। तो 89A तब तक चलेगा जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ये था मेरा कहानी में कि जिस तरीके से सोसाइटी बिहेव कर रही है। इन्होंने अभी प्लान लेटेस्ट मीटिंग किया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अरे स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग में पहले वाले का हिसाब नहीं दे रहे हैं। अब वाला जो कर रहे हैं इलीगल तरीके से कर रहे हैं, उसको मैंने बंद किया। तो बंद करने के बाद लीगल में इलीगल काम कर रहे हैं। लीगल में इलीगल काम करने का मतलब क्या है कि भाई हमने एनवलप खोलना है, हमने ये सब करना है, तो वही चीज को वो खुद डाल के वो कर रहे हैं। हमारे एक्स सेक्रेटरी और हमारे सीए सोसाइटी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। जो हम मुझे दया आती है हमारे जो रनिंग अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी और ये हैं उनके ऊपर, कि वो सिग्नेचर कर रहे हैं और फंस रहे हैं वो, मगर है रिमोट कंट्रोल। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि अभी कोई रास्ता नहीं है ब्रह्म भट्ट को चुप करने का, तो क्या करेंगे, वही 12-16 जन मिलके मेरे पे एफआईआर करने की सोच रहे हैं कि भाई ब्रह्म भट्ट ने हमारा बदनामी किया, ये कर दिया। ये उन्होंने एजेंडा में डाला, 2 साल के बाद एजेंडा में डाला, देयर इज अ इंस्पेक्शन गोइंग ऑन 89A विच इज गिवन बाय मिस्टर ब्रह्म भट्ट टू डू इन ऑन सोसाइटी, जो भी है इन्होंने ब्ला ब्ला लिखा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये चीज तो मैंने उनको 19 के एजीएम में बोला था, अक्टूबर में, सितंबर में सॉरी, कि आप बोलो कि 89A चल रहा है। वहां मेरे साथ 16 वर्सेस 12 वर्सेस मैं अकेला, हमेशा हर मीटिंग में 12 वर्सेस मैं अकेला। कुछ भी ऐसा निकालना है तो 12 एकदम ग्रीन हैंड सिग्नल दे देते, हाँ निकालो। 0 to 21% इंटरेस्ट लगाना है अगर डिफॉल्टर है तो, अगर पेमेंट नहीं दे सके तो ये डायरेक्ट 21 का आंकड़ा पकड़ते हैं। बैंक जरा 7.6 लगाती है, 7.8 लगाती है, और तुम काय के लिए 21 लगा रहे हो। तो जब मैं बोला उनको ये बताया तो ये बोले कि नहीं हमको 21 ही लगा। मतलब ये पूरा ग्रुप जो है वो पैसा खींचने के लिए बैठा है। 5 साल हुए नहीं कि भाई चलो कंस्ट्रक्शन का निकालो और पैसा निकालो, थोड़ा बांटो इसको कॉन्ट्रैक्टर को, और वो कॉन्ट्रैक्टर बांटता जाएगा किसको किसको वो मालूम नहीं। तो मैंने बोला कि अभी 10 साल हो जाने के बाद 5 साल 5 साल फिर 30 साल हो जाएगा, फिर क्या होगा, हर 3 साल, मतलब ये तो धंधा बन गया है। तो जब 89A आ गया है तो 89A से आगे मेरा बहुत कुछ काम होने वाला है, हो रहा है।
अगर हमारा सेमिनार 15 डेज के बाद होता तो काफी एक्शन आपको और सुनने में आती, मगर जब न्यू आएगा तो मैं सर को वापस रिक्वेस्ट करूंगा और वो एक्शन आपको बताऊंगा। तो ये था सर हेमंत जी 89A के लिए, और मेरी सोसाइटी के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन भी तगड़ा हो रहा है। मुझ पर मेंटल हैरेसमेंट का FIR करने की सोच रहे, जबकि ये सिविल मैटर है। और हाँ, मैं ये भी बोलता हूँ कि आप जब 89A डालते हो या इंक्वायरी कुछ भी डालते हो तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो। आप सही हो तब जाके आगे बढ़ो। साथ में आपने बहुत फॉलोअप करना है, जिससे मुझे हेमंत मतलब सर ने मुझे ये बताया था, मेरे एडवाइजर ने, कि आप इसके अंदर फॉलोअप करते रहो, बैकअप मत, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आपने चलते ही रहना। साथ में मैं पुलिस कंप्लेन भी करते गया, और अभी भी मेरी कंप्लेन है, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और ये जो 12 जन है, जब भी हो मार, उनमें कुछ लोग तो ऐसे आते हैं जैसे कि इसको अभी मार डालेंगे, मारेंगे, आदमी बुलाएंगे। अरे तू हाथ उठा के दिखा ना, आदमी को क्यों बुला रहा है? बोलने की ताकत नहीं है, बस आदमी बुलाएंगे। आदमी तो क्या मेरे पास आदमी नहीं है? आदमी बुलाने के लिए ही खड़े है बस, और तुरंत फोन करेंगे अपने अपने हस्बैंड को, आ जाओ, हस्बैंड आ जाएंगे। तो मैं अकेला 12 जन को मेंटल हैरेसमेंट 89A से दे रहा हूं, आप सोच लो। ये कहते हैं रामायण में, बिना न मानत जड़ 3 दिन बीत गए। राम जी ने फिर कहा कि अब तो भाई तीर उठाना ही पड़ेगा, भय बिनु होवे न प्रीत। तो इस तरीके से ये अपना तीर है, ब्रह्मास्त्र है। आप लड़ो और सही में आपको फायदा होगा। उससे पहले अकेले मत जाओ, इसको पूछा उसको पूछा, उससे नहीं, डॉक्टर को साथ में लो। आप जितना हो सके अपने पास तो अपने ग्रुप में है, उसका इस्तेमाल कीजिए। प्रोफेशनल बेस पे जाइए, प्रोफेशनल में ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, मगर आपका बहुत काम सॉल्व हो जाता है। मैंने आपको 2 बात बोला, आपने वो बात देखे, आप अपने हिसाब से ट्रैक में गए, फिर आप कहीं फंस गए। तो मैं आपको कुछ बोलूं, उससे अच्छा आप एडवाइजर को, लीगल एडवाइजर को लो। यहाँ आपने एडवोकेट, वकील, केस जाना ही नहीं है। रजिस्ट्रार के पास डिस्ट्रिक्ट में जब आपका माल गया, कंप्लेन गया, आपका कंप्लेन जब इनके पास गया, आपका काम सॉल्व होना ही है। लोकायुक्त में, आपका CM के उसमें जब गया तो आपका काम आज नहीं 3 महीने के बाद आएगा ही आएगा। आप भले, मैंने बंद कर दिया था दुकान, आया ना उसके बाद फिर खोला। तो ये सर आपको जो भी आपके लीगल एडवाइजर करेक्ट हैं, जो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, उनके पास आप जाइए। थोड़ा मामूली फीस तो हर एक लेंगे, क्योंकि बिना फीस के, बिना गुरु दक्षिणा के आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला है। तो आप कितना भी हो सके, जब भी 89A को यूज करो, छोटी छोटी बात में भी आप 89A पहले शुरुआत वहां से करो। आप ये श्योर हो जाओ कि यहाँ पैसे का गबन हो रहा है, आप ये श्योर हो जाओ कि यहाँ पर मिस मैनेजमेंट बहुत खराब है। छोटी मोटी को छोड़ दो, क्योंकि आपने टाइम देना पड़ेगा, पर बड़ी चीज अगर है सो यू मस्ट अप्लाई 89A। आपको कुछ भी नहीं होगा, जस्ट फॉलो करो, उसको फॉलो करो अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ योर लीगल एडवाइजर। ये वेबिनार जो है वो हमने हमारे लिए जो बनाया है वो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, मगर इसका आजकल लोग ज्ञान देना चालू कर देते। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मैं काफी कुछ सीखा, मैंने इतना सीखा कि ये CHS के अंदर एक बात क्लियरली बोल दूं कि ये सोसाइटी, मैं 95% बोलता हूं कि सोसाइटी अच्छे से रन होती है, नहीं होती है, सॉरी, 5% सही लोग हैं। एक तो ये अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं, सबसे पहला ऊंची आवाज में बात करेंगे आपसे, वो मेरे बाप नहीं है,
मैं मालिक हूँ, मैं उसका नौकर नहीं हूँ। नीचे आवाज में बात करना है, तुम मुझे ऑर्डर मत करो। हमको प्लीज प्लीज करके बोलते हैं, वो हमें प्लीज करके नहीं बोलते, ऑर्डर करके। उनको हक नहीं है ऑर्डर करना। आपको नहीं पसंद, आप लेटर लिखो उनको, पर 3-4 लेटर, उसके बाद टाइम वेस्ट मत करो। भय बिना होए न प्रीत, मारना है सीधा। उसके बाद एक्शन, रजिस्ट्रार के पास जाओ। रजिस्ट्रार 15 दिन में जवाब नहीं देंगे, 15 दिन वापस लो, उसके बाद सारा मैटर वापस भेजो 3-4 जगह पर। ओके तो ये है। नैमिष जी। और थैंक यू सर। ओके, आप कह रहे थे कि आपके ऊपर एफआईआर करने का सोसाइटी सोच रही है, जी। आपको तो डर लग रहा है उससे? नहीं सर, मुझे मुझे मेरे जो एडवाइजर हैं, लीगल एडवाइजर, उन्होंने बोला तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्रिमिनल में तुम्हें दूसरी तरीके से खींचने का ट्राई करेंगे, मगर आपको अलर्ट रहना है। ओके, बस इस चीज आपके में तो जानकारी के उन्होंने। लिए मैं ये बता दूं और बाकी दोस्तों के लिए भी ये बता दूं, एफआईआर करना पुलिस का काम है, ठीक है, एग्रीड। सोसाइटी के लोग जाएंगे, एफआईआर करेंगे, उसके बाद में एफआईआर करने के बाद में वो अपने घर चले जाते हैं। पुलिस क्या करती है? पुलिस आपको बुलाएगी, आपका स्टेटमेंट लेगी। पुलिस उस व्यक्ति को भी बुलाएगी जिसने कंप्लेंट किया है, उसका भी डिटेल स्टेटमेंट लेगी। पुलिस उनको भी बुलाएगी जो कंप्लेनेंट बोलता है कि ये हमारे साक्षी है, विटनेस है। करेक्ट। सबका स्टेटमेंट लेगी और फिर पुलिस एनालाइज करती है। वो मैटर जाता है सीनियर पीआई के पास में, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पास में। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपना डिसीजन नहीं लेता है। भले आपसे बराबर। कड़क बात करेगा, डराएगा, धमकाएगा वगैरह, जो फैक्ट है वही है। सबूत होना चाहिए ना हर चीज के लिए। करेक्ट। तो सीनियर देखता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है उसके अंदर, और इस पे आगे क्या कार्रवाई करना है। अगर वो बोलता है कि नहीं, ये किरकोळ मामला है, छुट्टा पुट्टा मामला है, छोटा मोटा मिसलेनियस मैटर है, तो वो जी। क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बोल देगा आई हो। तो आपको ये बता दूं कि एफआईआर फाइल करने के बावजूद भी घबराहट लगती है। मुझे बुलाया हाँ। गया तो मुझे भी घबराहट लगेगी। मैं इतना करेक्ट। तजुर्बेकार हूँ ये सब चीज़ों में, फिर भी मुझे भी घबराहट लगेगी। क्योंकि अल्टीमेटली कैसा है कि पुलिस खाते के पास में अनलिमिटेड पावर है आज के दिन में। करेक्ट। वो उनको पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब वो चाहे वो सेक्शन लगा सकते हैं अपने हिसाब से। मैटर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में फैसला होता रहेगा। तो चलो ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं भी किया पुलिस ने, पुलिस ने केस फाइल किया कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद में ना तो पुलिस उस मैटर पे कुछ कर सकती है आगे चल के, ना तो सोसाइटी उस मैटर पे कुछ भी कर सकती है। एक बार कोर्ट में मैटर पहुंच गया तो हम उसे टिपिकली क्या बोलते हैं, सब जुडाइज हो गया मैटर, कि भाई अब जुडिशियल अथॉरिटी के पास में, अब वो जो भी फैसला करना है वो करना है। बराबर। ठीक है, कर दिया। अब वो केस तो 5 साल 10 साल भी चल सकता है ना। कोई भी क्रिमिनल केस एक महीना 2 महीने में नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा मजिस्ट्रेट कोर्ट का क्या बोलेगा कि भाई आप बेल ले लो, ठीक है, एक आध किसी को पहचान वाले को लेकर जाके बेल लेके आ जाओ, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब एक्चुअल सुनवाई होती है तो उस समय कंप्लेनेंट या उनके साथी 99% पीछे हट जाते हैं। करेक्ट। 99% पीछे हट जाते हैं। चलो यहाँ तक तो ये हो गया। साथ साथ में आपको ये भी जानकारी दिखा दूं कि अगर आप पर कंप्लेंट हुआ है तो आप भी काउंटर एफआईआर फाइल कर सकते हो। जी। आप भी काउंटर एफआईआर फाइल कर सकते हो। आप जी। अपना 2-3 विटनेस जो ये सब चीजों से सुन रहा है, देख रहा है, कोई ऑडियो वीडियो आपने रिकॉर्डिंग किया होगा, कोई सीसीटीवी का फुटेज वगैरह होगा, कोई कागज पत्री होगी, वो सब आप प्रोड्यूस कर सकते हो उस चीज के लिए। ठीक है, एक। अभी 89 के बाद में नेमेश जी आप क्या उम्मीद करते हो डिपार्टमेंट से, आप ये बताइए अपने दोस्तों को। हाँ सर, मैं जैसे पहले बोलते हैं कि ब्रह्म भट्ट के पास तो कुछ पैसा है नहीं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, ये सोसाइटी बोलती है। मतलब इसका
आगे का डॉट 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 आप समझ जाओ कि डॉट 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 ये है कि कोई भी आपके पास ऑफिसर आएगा उसको पहले क्या किया जाएगा, स्ट्रेट वे पे सोसाइटी क्या करेगी, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो ये ऑफिसर्स जितने भी हुए, मैंने बताया कि तालाब में एक सर आप मच्छी अपना खराब माइक्रोफोन ठीक से रखें ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है सुनने में। अभी आ रही है आवाज? यस सर। तालाब की एक मच्छी खराब, उसका मतलब ये नहीं कि सारा तालाब खराब है। हमने सारी मच्छी खराब है ये बात गलत है। जो उस वक्त होना था वो वक्त मेरा खराब था और ये ऑफिसर्स आए, एक गया, मैं हारा नहीं, दूसरे को लाया, दूसरे को मैंने निकाला, तीसरे को लाया। अब तीसरा मेरे फेवर में मेरी नहीं है, काम की फेवर में है, क्योंकि अब जो पावर आया है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आया है। अब जो पावर आया है वो लोकायुक्त और सीएम के यहाँ से आया है। करेक्ट। सो अभी काम बराबर हो रहा है और मुझे इसका क्या बोलते हैं रिएक्शन भी अच्छा मिल रहा है और ऑफिसर्स के साथ भी मेरी बहुत अच्छे से बातें हो रही। सो है, गलत चीज भी है ऑफिसर्स में और सही चीज भी है, मगर सही चीज आपको 10% भी मिल गई ना तो वो जो गलत चीज है उससे ये बहुत स्ट्रांग जाएगा, क्योंकि सच जो है वो ताकतवर अपने आप ही हो जाता है। अभी आपको मेरे ये को भी पता चीज है। बता दूं कि 89A के बाद में अगर उस 89 के रिपोर्ट में ये साबित होता है कि कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं या एजीएम टाइम पे नहीं लिया हुआ है या ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जिसको ओ फॉर्म बोलते हैं सेक्शन 82 में वो फाइल नहीं हुआ है, ये सारी चीजें 89A के इंस्पेक्शन में आती है। तो अगर एजीएम टाइम पे नहीं लिया हुआ है, ऑडिट नहीं किया हुआ है, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ओ फॉर्म नहीं फाइल किया हुआ है, बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट फाइल नहीं किया हुआ है वगैरह वगैरह, तो उस ऑडिट रिपोर्ट के उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बेस पे आपकी मैनेजिंग कमेटी को 5 साल के लिए डिबार भी किया जा सकता है। करेक्ट और है। अगर कोई फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन साबित होता है, जैसे भाई उसने इंक्वायरी किया कि भाई ये आपने कंप्लेंट किया कि 5 लाख रुपए खर्चा किया हुआ है, तो आपके कंप्लेंट के बेस पे तो पक्का वो कार्यवाही करेगा करेगा, बाकी उनका जो रूटीन इंस्पेक्शन का फॉर्म है वो भी करेगा वो। और अगर उसे ये लगता है कि भाई 5 लाख रुपए का वाउचर नहीं है या बिल्स नहीं है वगैरह, तो अब इसके बाद जो कार्यवाही होती है, दोस्तों को ये बता दूं कि वो 83 के अंदर कार्यवाही होगी। अब 83 के अंदर दूसरा इंक्वायरी निकलेगा उनसे, वो डीप इंक्वायरी जाएगा और उसके बाद में अगर ये साबित होता है 83 इंक्वायरी में कि हाँ ये हकीकत में हुआ है, किसने वाउचर साइन किया है किसने नहीं किया, टेंडर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, वाउचर्स नहीं है, बिल फेक है, या कैश दिया हुआ है पेमेंट, या टीडीएस नहीं काटा हुआ है, या जीएसटी नहीं पे किया हुआ है वगैरह वगैरह, तो ये सब की इंक्वायरी फाइनली लायबिलिटी फिक्सिंग सेक्शन 88 में होती है। तो आपने ठीक कहा कि 89A इज ए वेरी पावरफुल टूल। अगर आपको सोसाइटी का झड़ती लेना, जैसे बॉम्बे की में बोलते हैं झड़ती लेना, झड़ती का मतलब है जेब में क्या क्या है, शर्ट के अंदर क्या है, पैंट के अंदर क्या है, जेब के घर के साफ इस सुथरी कोने में करवाना क्या पड़ा पूरा। हुआ है, घर के उस कोने में क्या पड़ा हुआ है, ये सब उसको हाँ, झड़ती बोलते हैं। तो वो जब करेक्ट। झड़ती होती है तो बाकी के सेक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं। अब 89 में ये पता चलता है कि साहब 2 साल 3 साल का ऑडिट ही नहीं किया हुआ है ना, तो अब ऑडिट भी आ जाता है सामने। तो आप जो कर रहे हैं 89 इंस्पेक्शन जो करवाया आपने, जैसे आपने भी बताया कि सिर्फ आपके लिए नहीं करवाया, आपने पूरे सोसाइटी के लिए करवाया। अब वो ये मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपने सोसाइटी के लिए करवाया, आपने कोशिश ये किया कि कानून कायदा के हिसाब से सोसाइटी चले, क्योंकि आप भी उस चीज के मेंबर हो उस चीज के। मैंने वही बोला था कि आप आपने एक मिनट पहला लेटर दिया। आप 1 मिनट रुकिए। Sure. मिस्टर मोहम्मद अफजल, कैन आई स्पीक टू यू प्लीज? या जी हेमंत जी। हाँ, तो मिस्टर नईमेश को थोड़ा सा आप गाइड करिए, वो एफआईआर वगैरह के जो बात करते हैं
इन्वेस्टिगेशन वगैरह का, तो आपका तजुर्बा अगर आप 2 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे तो आई विल बी ऑब्लाइज सर, और अपने बाकी दोस्तों की भी जानकारी हो जाएगी। देखिए, अगर समझो आपने इंस्पेक्शन में पाया कि कुछ चीटिंग हुई है या मनी हैज बीन साइफन्ड ऑफ, और अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपना आरटीआई के थ्रू निकालते हैं और आपको उसके एविडेंस मिलते हैं, तो यू कैन अप्रोच लोकल पुलिस स्टेशन। बट देखा गया है कि लोकल पुलिस स्टेशन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आनाकानी करती है, एफआईआर दर्ज करती है। अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस आप मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंडर 156(3) आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो आपके पास अगर आप समझ लीजिए रिकॉर्डिंग है या कोई भी ऐसी चीज हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप उसका ट्रांसक्रिप्ट डालिए। ऑल्सो कीपिंग इन माइंड सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और आप अपना मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है कि अंडर दैट सर्कमस्टेंसेस नॉर्मली जो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होती हैं वो ऑर्डर देती हैं अंडर सेक्शन 202 कि भाई तो इसमें क्या हो जाता है कि जो पुलिस जो है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी लोकल पुलिस स्टेशन में, उनको तो वो कोशिश अपना मैनेजिंग कमेटी ट्राई करती है उसको मैनेज करने के लिए। तो क्या हो जाता है कि जब ये मजिस्ट्रेट कोर्ट अगर अंडर सेक्शन 202 में इन्वेस्टिगेशन देती है तो इट लैंड्स अप इन द सेम लोकल पुलिस स्टेशन एंड द सेम ऑफिसर। बट यहाँ पे ऐसा है कि यू नीड टू कीप ऑन गोइंग, मतलब यानी आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, यू प्लीज कीप ऑन गोइंग। अगर आपके पास एविडेंसेस हैं, सारी चीजें हैं, डेफिनेटली एट द एंड आपको कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। सबसे पहला एविडेंस ये है अंडर सेक्शन 32, ठीक है, सबसे पहला एविडेंस। उसके बाद मैं भी इनकी थ्रेटनिंग और इससे मैंने 3 बार फाइल कंप्लेन की है नाम के साथ इनके, और मैंने अपने एविडेंस भी दिखाए कि भाई मैं इंस्पेक्शन करवा रहा हूँ। तो उन्होंने, मैंने बोला मुझे एफआईआर अगर करना है तो क्या करेंगे, तो जो इंस्पेक्टर थे ऑफिसर, उन्होंने बोला कि ये सिविल मैटर है, सीएचएस का मैटर है, इसमें एफआईआर नहीं होता है। इसमें अगर आप बोल रहे हैं धमकी मिली है, अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो आप हमको दो। अगर धमकी खून करने की, मारने की ऐसी कुछ बड़ी दी है तो हम अभी एफआईआर कर सकते हैं। अगर नॉर्मली तो बोलते तेरे को देख लूंगा, तेरे को मारूंगा, देखना मैं ये करूँ, हट जा, तो वो धमकी नहीं होती है। हाँ, मगर आप ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखो और आपकी फैमिली को भी बोलिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम अगर कुछ होता है तो तुरंत 100 नंबर घुमाओ या उसको रिकॉर्ड। आपका जो अभी कंप्लेन है वो हमारे पास है, वो बहुत बड़ा एविडेंस है हमारे पास। इसलिए मैं एवरी 3-4 मंथ्स में 6 मंथ्स में उसको वापस कंप्लेन देता हूँ। ओके। अभी कंप्लेन्स तो मेरी उनके पास पूरी है, 2 साल में मैंने 4 कंप्लेंट डाली है, मगर उन्होंने ये बोला कि इसमें हम कुछ एक्शन नहीं ले सकते। और मेरे पास सारे एविडेंस क्या है कि मेरा मामला चल रहा है रजिस्ट्रार के पास इनके इंस्पेक्शन का। तो ये मेरा, इसमें ऐसा है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था किस टाइप की है। बराबर। आज आप एफआईआर दर्ज करने जाते हैं तो आपका एफआईआर वो लेते नहीं। हाँ, वेरी थिन लाइन बिटवीन मेकिंग अ सिविल केस इनटू अ क्रिमिनल केस एंड क्रिमिनल केस इनटू अ सिविल केस। ये ऑफिसर्स लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मगर अगर आपको धमकी आती है और आप वो रिकॉर्डिंग आपके पास होती है और उस धमकी का आप ट्रांसक्रिप्ट निकाल के आप कोर्ट में पेश करेंगे तो डेफिनेटली अंडर 156(3) कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर मिलेगा जिससे एफआईआर दर्ज की जाएगी। सर मैं रजिस्ट्रार के पास सर गया तो मैंने उनको बताया कि मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। तो बोले ये सिविल मैटर है, एफआईआर आपके ऊपर कैसे कर सकते हो वो।
ये एफआईआर इसमें लगता ही नहीं है। ओके, सिवाय के ये मैटर को लेके बोले मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, तो तुम उसके कागज दो ना, जो मांग रहे हैं वो दे दो। ओके तुमको नैमिष मेंटल जी, हैरेसमेंट किस चीज का हो रहा है? नैमिष जी, सर अफजल साहब आप म्यूट कर ले प्लीज। या ओके, अभी जो अफजल साहब ने बताया 156(3) सीआरपीसी के बारे में, वो ऐसा है उनका कहना कि आपने जितने भी अभी तक कंप्लेंट्स किए हुए हैं, पुलिस ने प्रोबेबली शायद उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके एनसी जिसको कहते हैं वैसा वाला एनसी कंप्लेंट दर्ज किया होगा। लेकिन अगर आपके पास उसकी कॉपी है, बाकी एविडेंस है, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में। आपका कोर्ट जो गोरेगांव में रहते हो, तो आपका कोर्ट पड़ेगा बोरीवली में। आप प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल कर सकते हो, प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट वो जो भी व्यक्ति है जो आपको कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ये धमकी दे रहा है। कोर्ट डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेटिंग के बाद में किसी कारणवश पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल करती है, नेगेटिव रिपोर्ट भी फाइल करती है, तो भी आपके पास ऑप्शन है आर्ग्यूमेंट करके मजिस्ट्रेट के सामने अपने सबूत पेश करके केस आगे बढ़ाने का। केस बंद नहीं होएगा, ओके। और उसके बावजूद भी अगर ऐसा मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि नहीं टोटली ठीक नहीं पड़ रहा है, तो आप अपील फाइल कर सकते हो। आपका कोर्ट फिर भी नजदीक पड़ता है दिनदोषी कोर्ट में, और अपील में भी आपको 100% रिलीफ मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अभी हम 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट बॉक्स में। अगर कोई नैमिष जी से डायरेक्टली पूछना चाहता है तो प्लीज गो अहेड। कोई भी एक अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज क्वेश्चन पूछ ले नैमिष जी को। वी हैव गॉट अबाउट 5 मिनट्स बिफोर वी टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक। हेमंत जी, सर मेरा नाम पाटिल है। एक मिनट, हाँ नितिन जी आप बोलिए। किंजल साहब आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी नैमिष जी अभी जब ये प्रेजेंट कर रहे थे, तभी उन्होंने सेक्शन 32 का जिक्र किया, सेक्शन 32 का। मगर अभी जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उसमें सेक्शन 32 का एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे करके वो आया है। सेक्शन 32A इज नॉट एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटीज। ओके, द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू आस्क सोसाइटी, उसमें जो भी सेक्शन आता है, अभी सेक्शन ऊपर नीचे हो गया होगा। पहले 2014 का जो था उसके अंडर सेक्शन 32 में ये है, राइट्स ऑफ मेंबर्स टू आस्क सोसाइटी। सर अभी वो सेक्शन 154B 8 हो गया हुआ है। हाँ, 154 B ब्रैकेट में 8 हो गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अल्टीमेटली नैमिष जी का कहना ऐसा है कि भाई आप अपना हक जता सकते हो, छोड़िए मत, ऐसे पेपर पूछ सकते हो, और अगर नहीं दिया जाता है तो आप अलग अलग किस्म की कार्यवाही कर सकते हो, जिसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि आप इवन कंज्यूमर कोर्ट में मैटर फाइल कर सकते हो सोसाइटी के विरुद्ध फॉर नेग्लिजेंस एंड डेफिशिएंसी। नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी का हिंदी अनुवाद किसी को पता है सर? काम नहीं किया उसको नेग्लिजेंस बोल दिया, गैर व्यवहार किया उसको नेग्लिजेंस बोल लीजिए, वगैरह वगैरह। ठीक है सर, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर आई हैव वन क्वेश्चन। हेमंत जी आप भी इसमें, आपका भी इन्वॉल्वमेंट लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में छोटा सा क्वेश्चन करिएगा मिस्टर हरिया, बिकॉज हमें नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करना है। प्लीज गो अहेड सर। सर 89A का इंक्वायरी 2019 में हो चुका है। उसके बाद में हमने अभी RTI डाला कि भैया इसका रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सोसाइटी ने क्या दिया हुआ है। डिपार्टमेंट ने मुझे जवाब दिया कि रिपोर्ट रेडी है, आप 2 रुपया भर के, पर पेज का 2 रुपया भर के आप उसका कॉपी ले लीजिए। मैं गया ऑफिस में और मैंने बोला 2 रुपये में भरने को तैयार हूँ, दीजिए मुझे कॉपी। तो DRCS ने बोला हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। तो मैंने कंप्लेंट डाली, तो उसका क्या एक्शन लिया डिपार्टमेंट ने, जो उसमें डेफिशिएंसी थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्या काम किया हुआ है वो बताइए हमको। सर इसमें ऑलरेडी 4 महीने टोटल निकल चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आज दिन तक कुछ रिप्लाई नहीं दे पाई है। रेक्टिफिकेशन हुआ नहीं हुआ कुछ भी नहीं बता पा रही है। तो फिर 89A करने का मतलब क्या हुआ? सिर्फ वो पेपर सिर्फ फाइल में रखने के लिए हो गया, ऐसा कुछ हो गया? डिपार्टमेंट कुछ भी काम नहीं करेगा? मिस्टर मोहम्मद आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट।
नहीं, ये आप कंप्लीट कर दीजिए. देयर इज समथिंग व्हिच आई वुड वांट टू टेल द ऑल द पार्टिसिपेंट्स. ओके. मिस्टर हरिया, ऐसा है कि 89 इंस्पेक्शन का जो फंडा है वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में स्टाफ स्ट्रेंथ के ऊपर है. कोई फायदा है या नहीं है वैसा नहीं देखा जाता है. सरकारी काम यूजुअली काफी देर से होता है और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है. सबर हम लोग को करना है, सबर डिपार्टमेंट को नहीं करना होता है. पर काम होता है, दैट इज फॉर श्योर. देर सवेर से होता है पर होता है. मिस्टर मोहम्मद प्लीज गो अहेड विथ योर. मैं एक बात, एक सेकंड सर. ये इन्होंने बोला 89A का फायदा क्या है, इतना हो गया है. तो मैं आपको बताऊं कि अगर रिपोर्ट बन रहा है तो उस वक्त आपको क्यों नहीं बुलाया? आपको साथ में बुलाना जरूरी है. रिपोर्ट मिलना जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट में नहीं, एक पेज का ही ऑर्डर होता है. ये ऑर्डर में एक ही चीज लिखा है. सर ऑर्डर कॉपी मिल चुका है. ऑर्डर में लिखा हाँ. गया है कि ये डेफिशिएंसी, आपने मिनट सही नहीं लिखा है, आई रजिस्टर जे रजिस्टर सही नहीं लिखे हैं. तो हमने हाँ. अभी पूछा कि डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर क्या एक्शन किया, सोसाइटी के पास क्या एक्शन किया. ना आपने डिस्क्वालीफाई किया, कुछ भी नहीं किया है. ना आपने आईजे रजिस्टर देने का उनको कुछ आपने डायरेक्शन दिया, कुछ भी नहीं दिया है. तो हमने डिपार्टमेंट को यही पूछा, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट आपने क्या सोसाइटी से मंगाया है. हमने आरटीआई डाला, उन्होंने बोला हाँ हमारे पास रेडी है, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट रेडी है. जब भी हम लेने के लिए ₹2 भरने के लिए जब भी डिपार्टमेंट डीआरसीएस टी वार्ड मुलुंड में गए तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ही लिख दिया, हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, हम सोसाइटी से मंगाते हैं. अभी हमारी सोसाइटी उसको रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं दे रही. ये मैं बस आपको तो पोस्टमार्टम आपको जो ऑर्डर मिला है वो ऑर्डर जैसे मैंने 4 जगह डाला वैसे आप 4 जगह डालिए और आप उनको बोलिए कि आप नहीं करोगे तो इस तरह से सोसाइटी जो है वो हम लोगों को परेशान करती रहेगी, मिसयूज कर रही है. आप कुछ भी लेटर में लिखिए और ये कॉपी डालिए. 101% 3 महीने के अंदर उनको जाएगा लेटर, आपको नहीं आएगा, उनको जाएगा और उनको वो लेना ही पड़ेगा, जैसे मेरे केस में हुआ है. मिस्टर हरिया, आपने आरटीआई के अंदर आपको जवाब मांगा. आपको आरटीआई के अंदर ये बोला गया कि डॉक्यूमेंट रेडी, आप आकर लेकर जाओ. आपने ये बताया कि जब आप गए तो आपको मना कर दिया गया. आपको उसके ऊपर बाकी कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है. उसके अपील डाल दो आरटीआई का. गॉट इट. एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास में ऑपोजिट मंत्रालय में उनका है. आप पोस्ट से ₹20 का स्टैम्प लगा के आरटीआई अपील डाल दो. सेकंड अपील या फर्स्ट अपील पहले करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेकंड में जा सकता हूं मैं? डायरेक्ट. अभी तो आपको फर्स्ट अपील आपके डीआर साहब करेंगे, है ना. डीआर इज द एपीलेट अथॉरिटी. पीआईओ जो होता है वो कोऑपरेटिव ऑफिसर डिपार्टमेंट का जो होता है, वो सीओ जिसको कहते हैं, वो तो पीआईओ है. उसके ऊपर जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है. और सेकंड है एसआईसी. आप सेक्शन 18 आरटीआई में, सेक्शन 18 है या 19 है, आई एम श्योर, आप आरटीआई में कंप्लेंट दाखिल करो एसआईसी के पास में कि भाई ये जवाब आया हुआ है, मुझे बेवकूफ बनाया गया, झूठ बोला गया, इन पे कंप्लेंट पे कार्रवाई करो. साथ में आप अपील भी फाइल कर दो. मिस्टर मोहम्मद, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ जी. ये जब आप कंप्लेन करते हैं अंडर सेक्शन 18 ऑफ द राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें इंफॉर्मेशन देने का प्रावधान नहीं है सेक्शन 18 में, बट डिसिप्लिनरी एक्शन अपना पीआईओ के ऊपर हो सकता है. आप समझे? तो एक तरफ से आपको टेक्निकली स्पीकिंग, जब आपको एक पर्टिकुलर आपने आरटीआई फाइल किया 30 डेज में, या अगर आप उन्होंने कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया तो 5 डेज वो पकड़ के 30 या 35 डेज के अंदर अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो टेक्निकली डोंट वेट, जस्ट गो एंड फाइल द फर्स्ट अपील. आप समझे? तो अपील का भी प्रोसेस है और कंप्लेन का भी प्रोसेस है. अच्छा, ये तो एक चीज रही. सेकंड चीज अपना हेमंत जी, मैं ये बताना चाहूंगा, इतने सालों से हम इस पर्टिकुलर फील्ड में है तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. एक सजेशन में देना चाहूंगा लोगों की. अमूमन ऐसा होता है कि आप देखिए कि एक्ट भी है आपके पास और कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेन करना है वो भी प्रावधान आपके पास है. मगर अक्सर मैंने ये देखा है कि जो एप्लीकेंट या जो एग्रीड पर्सन जब मैनेजिंग कमेटी को अप्रोच करता है तो बहुत
एरिगेंट तरीके से अप्रोच करता है। What people need to understand is Yes. it need to be very firm. अपने स्टैंड से आपको हटना नहीं है, मगर यू हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड यू हैव टू बी, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से मैनेज करिए। बिकॉज क्या होता है, अक्सर ये पाया जाता है कि मैनेजिंग कमिटी इज गोइंग टू गो ऑल आउट ताकि आप हो, आप बढ़े और आप गलत कदम उठाएं। तो जब आप होते हैं तो आप आधा बैटल वहीं पे हार जाते हैं। तो मेरा सजेशन है किसी भी लोग में जो एग्रीव्ड है, when they approach the managing committee, be very polite, be very calm, and please check your body language. I mean, that is halfway of getting you at success. Okay. We have got कोई एक किसी को पूछना है एक क्वेश्चन और, तो वो पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। Anybody wants to ask anything? Mr. Anil Kumar, please unmute yourself, sir. Please unmute yourself. Mr. Anil Kumar, आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपका माइक्रोफोन आप ऑन करिए। ओके, हेलो, बोलिए सर। सर मेरा नाम अनिल है और मैं भी जो इस तरह से निवेश जी फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ और शायद किंजल जैसा भी। तो मुझे एक्चुअली लीगल एडवाइसर और ये जो 4 जगह जो है उसका मेरे को जरा एड्रेस मिल जाए तो अच्छा है, तो मैं भी कुछ कर लूँगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, मैं नेमिश जी का नंबर आपको मैं भेज देता हूँ। नेमिश जी, फिर भी आपका नंबर आप अनाउंस करेंगे। 9137 427। व्हाट्सएप में बेटर रहेगा सर, मैं No रिमाइंडर problem. You send me a WhatsApp. I will provide you his number. मैं सर आपसे टच में रहता हूँ सर। थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Anybody else? Mr. Satyanarayan, you had a question? Sir, I have a Yes. question. One moment. We'll take up Hello. Mr. Satyanarayan's question. हाँ जी, नहीं, नेमिश जी ने कहा कि अंडर सेक्शन 32 नाउ इट इज 154B8 इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी है करके, तो ये कौन से ग्राउंड पे इन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं करके, जबकि 154B8 में तो कुछ लिखा हुआ है कि इतने ही डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए करके। तो कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस पॉइंट पर? ओके, मिस्टर सत्यनारायण, ऐसा है कि जब आप 89A का इंस्पेक्शन करवाते हो तो आप अपनी मर्जी से जितने भी कंप्लेंट पॉइंट्स हैं, आपके पास सबूत होना है उस चीज का, ये जरूरी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सोसाइटी में ये 10 पॉइंट की खामियां हैं, गलतियां हैं, डेफिशिएंसी है वगैरह वगैरह, आप अपने कंप्लेंट एप्लीकेशन में डाल दीजिए। जो इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्ट करने के लिए, उसका काम है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पिकअप करना बेस्ड ऑन योर कंप्लेंट, और वो डॉक्यूमेंट्स जब इंक्वायरी ऑफिसर, इंस्पेक्शन ऑफिसर के पास में आता है, तो वो इंस्पेक्शन ऑफिसर इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीम्ड पब्लिक सर्वेंट, है ना, डीम्ड पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। इसका मतलब है अगर वो डीम्ड पब्लिक सर्वेंट हो जाता है तो आप उसके पास RTI एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हो, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने जमा किए हुए हैं उसकी कॉपी आप ले सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि 154B8 में जो लिखा हुआ है वही मिलेगा आपको, ये एक दूसरा वाया मीडिया है हर डॉक्यूमेंट को निकालने का। जब आप 89A का एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हो तो ये आपकी कलाबाजी होनी चाहिए कि इस चीज को हम कैसे एक्टिवेट करें आगे जाके। तो एक प्रिएम्प्टिवली अपनी तरह से कुछ सोच लेना है कि ये डॉक्यूमेंट तो मिलने वाला नहीं है मुझे 154B8 में, तो मैं ये इंस्पेक्शन लगवाता हूँ, डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे आएंगे, क्योंकि डेप्यूटी रजिस्ट्रार DR उसी इंस्पेक्शन के बेस पे या तो 83 लगाएगा, या तो 83 करवाएगा, या तो 75 करवाएगा, या तो 88 करवाएगा, और उस पर कार्रवाई करेगा। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट DR साहब के ऑफिस में पहुंचते हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, और आप अपना RTI से अपना
फंडा करके सारा कुछ निकाल सकते हो। मिस्टर नेमिश इज नॉट ए प्रोफेशनल, तो थोड़ा सा 5-10% की बातों में ऊपर नीचे हो सकता है। आप ही मेरी तरह सब साधारण व्यक्ति है, छोटी मोटी गलती है तो वो एडजस्ट करके समझ लीजिए सर। Hello. Sir, I have a question. Okay, Miss Jyoti, we will take up one last question. हाँ सर, हमको मैं दूसरा भी एक्चुअली टॉपिक नवी पे जाना है। हाँ सर जी, मैं एक्चुअली नवी मुंबई में हूँ और सीबीडी में ज्वाइंट रजिस्ट्री है। मुझे जानना है कि ज्वाइंट रजिस्ट्री के ऊपर जब डिप्टी रजिस्टर कहाँ पे मुझे मिलेंगे, मतलब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से परेशान होकर ज्वाइंट रजिस्ट्री को कंप्लेंट किया और ज्वाइंट रजिस्ट्री से अभी मैं ऑर्डर के लिए उनको फॉलो ही कर रही हूँ एवरी 15 डेज। सो आई अप्लाई अभी नाउ मैं उनका भी कंप्लेंट पे सीएम साहब को लेटर लिखने वाली, मतलब कंप्लेंट नहीं, मैं बताना चाहती हूँ कि सर ऐसा सिस्टम वर्क करता है कि जहाँ कमेटी मेंबर काम नहीं करते तो हम ज्वाइंट रजिस्ट्री के पास जाते हैं और ज्वाइंट रजिस्ट्री वो सिस्टम फॉलो नहीं करते तो आपके पास आ रहे हैं, तो क्या और मुझे डिप्टी रजिस्टर कहाँ मिलेंगे, मतलब वो तो आपको एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, उस डालिए वेबसाइट ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उनके उस चीज के अंदर आपको बॉम्बे के, पूना के, बाकी जिला के सारे डिटेल्स वगैरह उसमें मिल जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं मिलता है तो कोई भी कोऑपरेटिव लॉयर के पास में या जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हो वहीं पे जाके कोई भी कोऑपरेटिव ऑफिसर होगा या हेड क्लर्क होगा, उसको ही पूछ लीजिए कि इस आपके ऊपर जो ऑफिसर है वो कहाँ बैठते हैं। एक्चुअली मैं कोकन भवन में गई थी सर, तो कोकन भवन में डिप्टी रजिस्ट्रार और फर्स्ट फ्लोर पे सीएम के जो चेयर टेबल है, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने डायरेक्ट पुश ऑन कर दिया कि आप मेरे पास मत आओ, आप ये डायरेक्ट मैटर इनका कंप्लेंट आप सीएम के पास करो, तो सीएम टेबल पे करो। लेकिन वहाँ वो लॉजिक नहीं हुआ ना सर, ये 89 का करना है तो मुझे डिप्टी के पास ही करना पड़ेगा। आप ऐसा करिएगा, मिस्टर नईमेश से कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, वो आपको बाकी अथॉरिटीज वगैरह के बारे में जानकारी दे देंगे, फिर आप वहां से आप फॉलो कर लीजिएगा। ओके सर, सो थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, एक छोटा क्वेश्चन है। 89A में मैंने अभी कंप्लेंट रजिस्टर किया हुआ था डेप्यूटी रजिस्टर के पास। हमारे इधर INGA रजिस्टर और फाइनेंशियल मैटर में काफी गड़बड़ है, तो उसने फाइनेंशियल मैटर तो बाजू में रखा, INGA रजिस्टर के लिए बोल रहे हैं हमको प्रिसाइज चाहिए कि कौन से मेंबर्स के नाम गलत है, क्या है, फिर ही मैं एक्शन ले सकता हूँ, उसके बाद नहीं ले सकता। ऐसे ये डेप्यूटी रजिस्टर का जवाब है, वर्बली लिखित कुछ भी नहीं दे रहा। आपको जब आपने 89 किया है तो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके अंदर आपके जो प्रश्न है तो आपको स्पेसिफिक बोलने पड़ेंगे कि मिस्टर रवि शेट्टी का नाम इस पर्टिकुलर फ्लैट के अगेंस्ट में नहीं है, फिर भी आई रजिस्टर में एंट्री कर दिया हुआ है, या तो फ्लैट 101 में रवि शेट्टी का नाम है एग्रीमेंट में, लेकिन और किसी का नाम डाल दिया हुआ है। ओके, तो मेरे को देना पड़ेगा मतलब। और यू हैव टू बी स्पेसिफिक, अपने तरफ से आपसे जो बन सकता है वो आप क्लियर कट उस चीज को गाइड करिए, तो ही आपका काम बनेगा। हाँ, वो तो रेडी है। और फाइनेंशियल के लिए भी वो हमको पूरा प्रिसाइज देना पड़ेगा कि इधर इधर हमारा फाइनेंशियल गड़बड़ हुआ है करके। यस, यू हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ ना कुछ कागज पत्री देना है, सबूत देने हैं या स्टेटमेंट देना है, जिससे वहां का कामकाज आगे बढ़ने के लिए धक्का लग सके। आप ये नहीं सोच सकते कि अपने आप ही सारा कुछ काम हो जाएगा, नहीं होगा। जैसा we will conclude now because हम लोग को सेकंड टॉपिक पे लेना है। नेमिश जी, आपको कुछ और लास्ट कुछ बोलना है? हाँ, ये जो इन्होंने पूछा उसके लिए मैं बताता हूँ कि जब मैंने 89A कंप्लेंट डाला, मैंने फॉलोअप किया 15-20 दिन के बाद मैं डायरेक्ट रजिस्ट्रार के सामने गया, DY के DR के सामने, तो उन्होंने ये ऑर्डर इनको दिया कि भाई ये कंप्लेन है, तो इन्होंने कुछ 5-10 पेज का मुझे ये दिया आंसर। सो रजिस्ट्रार के पास मैं लेके गया और वो एक कॉपी उनको दिया, तो बोले ये क्या है, आपको इस मान्य है क्या है इनका जवाब, आप सेटिस्फाई? मैं बोला मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये कंटेंट जो है मॉडिफाइड है और अपने आप बनाया हुआ है, इसको 89A से कुछ लेना देना है ही नहीं।
मैंने सीधा उनको वो बोला, फिर उन्होंने ऑर्डर निकाला इंस्पेक्टर को, फर्स्ट इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन के लिए। तो कंक्लूजन में ऐसा है कि आपको व्यवस्थित फॉलो अप करना है, बार बार फॉलो अप करना है। अगर आपको ऐसा लगेगा कि सरकारी डिपार्टमेंट आपके एक बार बोलने से आपकी अर्जी पे कार्रवाई कर देगा, तो मेरे समझ से कम भारतवर्ष में शायद ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ये 3 साल का फॉलोअप है। हाँ, और उनको ये भी पता है कि ये लड़ने वाला जो है अपने खुद से खर्चा कर रहा है, और जो भी कर रहा है वो रजिस्ट्रार को मालूम है। तो आपने उसको प्लीड करना ही है कि प्लीज इस पे जरा ध्यान दो, जल्दी करो, कुछ हो जाए ऐसा करो, ये बताना ही है, और एविडेंस प्रूफ होना चाहिए। ओके दोस्तों, आपके परमिशन के साथ में ये टॉपिक कंक्लूड करते हैं नैमिष जी का। Before concluding, I will just like to say कि anybody wanting to join our WhatsApp group for housing society may send me a private message to me, and I will include that link. Thank you, sir. So now, with the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all our friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody, and thank you, Mr. Mohammad Afzal, also for participating in our webinar today. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Thank sir. you, Thank sir. you, sir. Thank you very much, sir. Okay. Bye bye. Bye bye.